हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टीएस इलियट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, कोटेशंस एंड क्रिटिक्स ओपिनियंस, जो कि तमाम क्रिटिक्स ने उनके बारे में अपनी राय दी हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यूपी पीजीटी का अपकमिंग एग्जाम है, उसके हिसाब से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द एपिग्राफ टू द वेस्टलैंड। जो एपिग्राफ एक्चुअली यह लैटिन लैंग्वेज का है, नैम सिबिलन क्विडम। अब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि लैटिन है, तो ऑब्वियसली हम उतना अच्छा पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश को सीखते सीखते आज इतने साल हो गए, अच्छे से नहीं सीख पाए, तो लैटिन तो और ज़्यादा टफ मानी जाएगी। तो चलिए, लैटिन लैंग्वेज का स्पेशली ओरिजिनली लिया गया टर्म है। और किससे लिया गया है? ऑप्शन आपके पास है ए बी सी डी में। जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों, दैट इज करेक्ट वन। पेट्रोनियस एक राइटर हैं, उन्होंने एक वर्क लिखा है सैट्रिकॉन। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये यूपी HESC एग्जाम जो हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उससे में पूछा गया। इसके अलावा HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम था असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, उसमें पूछा गया। यूजीसी नेट में भी पूछा गया। तो कहीं ना कहीं संभावना इसकी बनी हुई है कि हो सकता है आ जाए, नहीं भी आ जाए तब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दें। चलिए, ये एक कैरेक्टर होती है, सिबिल नाम है उसका। उससे अपोलो इटर्नल यूथ, इटर्नल लाइफ का मतलब वरदान दे देता है, लेकिन ये जब वरदान मांगती है तो ये इटर्नल यूथ का वरदान मांगना भूल जाती है। अब ये जैसे टेनिसन ने एक पोएम लिखी है टिथोनस, ठीक वैसा ही इसकी थीम है कि ये है तो अमर लेकिन बूढ़ी हो जाती है। और इतनी बूढ़ी हो जाती है कि अंततः इसकी बॉडी इतनी ज्यादा श्रंक हो जाती है कि एक जार में इसको रख दिया जाता है। जब जार में रख दिया जाता है इसको, तब इससे बच्चे खेलते हुए पूछते हैं कि सिबल व्हाट डू यू विश। तब वो कहती है कि आई विश टू डाई। ये लास्ट की जो लाइनें हैं इनका मतलब यही है, आई विश टू डाई, कि मैं मरना चाहती हूँ, क्योंकि अब वो तंग आ चुकी है अपने इस बुढ़ापे, लगातार बुढ़ापे को झेलते हुए कई सालों तक, क्योंकि वो अमर है। ठीक, जो थीम है वेस्टलैंड की वो क्या है कि लाइफ जो लोगों के ऊपर है वो बर्डन बन चुकी है। पीपल हैव लॉस्ट देयर स्पिरिचुअलिटी एंड दे आर स्पिरिचुअली वैरन। इस वजह से लाइफ उनके ऊपर एक बर्डन बन चुकी है और वो चाहते हैं, दे वांट रिन्यूअल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। तो उस थीम को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने इस एपिग्राफ का इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ते हैं। विच इलियट पोएम बिगिंस विद एन एपिग्राफ फ्रॉम सेनेकास हरक्यूलस फ्यूरेंस। एक्चुअली टीएस इलियट ने खुद ही अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि ही इज क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर। तो क्लासिसिज्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इस वजह से इन्होंने बहुत सारे एल्यूजन्स इस्तेमाल किए हैं, रेफरेंसेस इस्तेमाल किए हैं अपने वर्क्स में। एल्यूजन्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेफरेंस, दूसरे वर्क्स के प्रति रेफरेंस, उनके प्रति एक इशारा कि हाँ ऐसा ऐसा वहाँ पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, सुइनी एगोनिस्टिस। ये एपिग्राफ है इसका हरक्यूलिस फ्यूरेंस से। Who remarked that Eliot's The Waste Land is a music of ideas rather than of emotions? यूपी पीजीटी 2011 का जो एग्जाम था, जो कि 2016 में के आसपास हुआ होगा, जो भी है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इम्पोर्टेंट है, किसने कहा है? FR लेविस, एलन टेटे, टेट एक्चुअली एलन टेट, एडमंड विल्सन एंड IA रिचर्ड्स। तो IA रिचर्ड्स इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर बात की जाए वेस्टलैंड की, तो ये इतनी महान पोएम है अपने आप में ही कि अगर यूपी पीजीटी वाले चाहें, 125 में से कम से कम 100 क्वेश्चन तो इसी से बनाए जा सकते हैं। आउट ऑफ 125 में से 100 क्वेश्चन आराम से बनाए जा सकते हैं। और ऐसे बनाए जा सकते हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि अपने आप में बहुत टफ और मॉडर्निस्ट पोएम कही जाती है। कितनी बार भी पढ़ लो, हर बार कुछ ना कुछ नया ही इसमें मिलता है। Where does the line appear? I have measured out my life with coffee spoons. The wasteland, the hollow man, Prufrock and four quarters. तो ये उनकी एक और पोएम आई थी 1917 में, टीएस इलियट की, प्रूफ रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस। तो ये वहां पर उस लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ रॉक, वहां से लिया गया है। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स, प्रूफ रॉक कहता है। अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। वेस्टलैंड की बात हो रही है तो आपके लिए पहचानना बहुत आसान है।
बी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेस्टलैंड पोएम की ही बिगनिंग है। एक बिगनिंग चौसर ने भी की है अपनी कैंटरबरी टेल्स की, उसमें भी अप्रैल की बात करते हैं, लेकिन वहां पर इसका डिस्क्रिप्शन और वेस्टलैंड में डिस्क्रिप्शन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। वहां पर इसको वो प्लीजेंटली इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर वो टॉन्टिक वे में, आयरनिक वे में इस्तेमाल किया है टीएस इलियट ने। कि वहाँ कैंटरबरी टेल्स में अप्रैल बहुत अच्छा महीना है, सारे पिलग्रिमेज निकलते हैं, अपनी यात्राओं पर निकल गए हैं, श्राइन्स पे जा रहे हैं, टेम्पल्स में जा रहे हैं, मतलब धार्मिक यात्राएं शुरू कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मंथ है इनको क्रूलेस्ट लग रहा है इन लोगों को, जो मॉडर्न जनरेशन के लोग हैं। द लास्ट टेम्पटेशन इज द ग्रेटेस्ट प्रेजन टू डू द राइट डीड फॉर द रॉन्ग रीजन। अब ये लास्ट टेम्पटेशन की बात की गई है। जो चार टेम्पटर्स होते हैं मर्डर इन द कैथेड्रल्स में, जो चार टेम्पटर्स होते हैं उनमें से जो लास्ट वाला है वो सबसे कठिन वाला टेम्पटेशन देता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उससे ये ली गई है लाइनें। मर्डर इन द कैथेड्रल जिसमें थॉमस बेकेट का असैसिनेशन किया जाता है। तो लास्ट टेम्पटेशन क्या होता है? लास्ट टेम्पटेशन होता है ग्लोरी। वो कहता है कि ठीक है आप मर जाओ तो इसके लिए आपको क्या बहुत ज्यादा यश मिलेगा, ग्लोरी ऑफ मार्टरडम। कहता है शहीद हो जाओ, इससे अच्छा यही है आपके लिए। जब मान नहीं रहे हो तो ग्लोरी ऑफ मार्टरडम की थीम को हाईलाइट किया गया चौथे टेम्पटेशन में। दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स नॉट विद द बैंग बट अ विम्पर। कहाँ से है द होलो मैन, द वेस्टलैंड, फोर क्वार्टर्स एंड स्विनी अगोनिस्टिस? क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, द होलो मैन। होलो मतलब क्या होता है? खोखले। खोखले का सेंस यही है, लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि इलियट बहुत ज्यादा ध्यान देते थे इन सब चीजों पर। This is the concluding line of the following work. The fire and the rose are one. East Coker, Burnt Knowlton, Little Gidding and Ash Wednesday. And Ash Wednesday करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सी। लिटिल गिडिंग की ये कंक्लूडिंग लाइन है। अक्सर ओपनिंग लाइन एंड कंक्लूडिंग लाइंस पूछी जाती हैं, बीच में भी पूछी जाती हैं अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओपनिंग कंक्लूडिंग ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस होते हैं। Eliot's concept of objective correlative was introduced in Tradition and the Individual Talent, Hamlet and His Problems, the Metaphysical Poets and the Sacred Wood। Hamlet and His Problems, जिसकी वजह से इसी थियरी के बेस पर ही, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की थियरी के बेस पर ही टीएस एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला है, हैमलेट प्ले को आर्टिस्टिक फेलियर बोला है। उनके हिसाब से कि इमोशन इतनी ज़्यादा एक्सेसिव है, इतनी एक्सेसिव है, कर कुछ रहा नहीं है, वो सोचता ही रहता है टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी। तो इस हिसाब से उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion is central to Eliot's impersonality theory, Richard's practical criticism, Pound's imagism and Lewis's moral criticism। तो ये एलियट्स जो इम्पर्सनैलिटी की थियरी है उसी का ही मतलब है लूज ऑफ इमोशन। मतलब आप जब कभी अपनी भावनाओं को ही शामिल कर देता है किसी पोएम में, वो तरीका ठीक नहीं है। पोयम या कोई भी वर्क जब अच्छा माना जाएगा जब उसमें कवि की कोई छाप ही ना हो, मतलब उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाए। जब कोई वर्क लिखा जाए तो पर्सनैलिटी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो जाए, तभी माना जाएगा कि दिस इज रियल वर्क। विच एसे डिफाइंस द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी? यह टर्म भी इन्होंने दिया है। ट्रेडिशन इन द इंडिविजुअल टैलेंट, द मेटाफिजिकल पोएट्स, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। तो ये वाली जो इनकी थियरी है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, वैसे तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है आप लोगों में कुछ लोगों ने ना अभी तक उनकी नज़र के सामने आया हो। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, द मेटाफिजिकल पोएट्स। इन्होंने कहा था कि जितना अच्छा सेंस और थॉट का कॉम्बिनेशन मेटाफिजिकल पोएट्स में मिलता है उतना किसी और कवियों में नहीं मिलता। एलियट कॉल्स मिल्टन एंड ड्राइडन रिस्पॉन्सिबल फॉर, और इस चीज के लिए डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी के लिए ही इन्होंने ड्राइडन और मिल्टन को अक्यूज किया है। उन्होंने कहा है कि इनके वर्क्स हैं एलियट और मिल्टन और ड्राइडन के, उनमें एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी नहीं मिलता है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है, मतलब जैसे मिल्टन ने एपिक लिखा है पैराडाइज लॉस्ट, तो वो बहुत ही ग्रैंड लेवल पे लिखा है, लेकिन जो थिंकिंग और फीलिंग का फ्यूजन मेटाफिजिकल पोएट्री में मिलता है वो मिल्टन की पोएट्री में नहीं है और ड्राइडन की पोएट्री में भी नहीं, क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर सेटायर और पॉलिटिकल रचनाएं ही लिखी हैं ड्राइडन ने।
उस हिसाब से इलियड को ये कमी खलती दिखी है, इसके लिए उन्होंने मिल्टन और ड्राइडन को एक्यूज किया है फॉर डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी टू सेपरेट फीलिंग एंड थिंकिंग। अकॉर्डिंग टू इलियट, द पोएट शुड बी लाइक प्रोफेट, अ कैटलिस्ट, फिलोसोफर और रिवोल्यूशनरी। उनके हिसाब से कैटलिस्ट होना चाहिए। वैसे तो ये केमिस्ट्री का टर्म है जिसमें कैटलिस्ट काम करता है रिएक्शन को और ज़्यादा तेज करने का। मान लो जैसे कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन की प्रोसेस को वो इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज कैटलिस्ट। अकॉर्डिंग टू एफ आर लेविस, इलियट हैज चेंज्ड द मैप ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, किस चीज का मैप ही चेंज कर दिया? रोमांटिक पोएट्री, इंग्लिश क्रिटिसिज्म, मॉडर्निस्ट फिक्शन एंड रेनेसा ड्रामा। तो एफ आर लेविस के हिसाब से जो इंग्लिश क्रिटिसिज्म है उसका पूरा मैप चेंज कर दिया है टी एस इलियट ने, एफ आर लेविस को ऐसा लगता है। हु कॉल्ड फोर क्वार्टेट्स इलियट्स ग्रेटेस्ट पोएटिक अचीवमेंट? हेलन गार्डनर, आई ए रिचर्ड्स, एफ आर लेविस एंड हेराल्ड ब्लूम। तो ये कहा गया है हेलन गार्डनर के द्वारा। उनको लगता है कि जो फोर क्वार्टेट्स है इनका, जिसमें बर्ट नॉर्टन, लिटिल गिडिंग, ईस्ट कोकर, ये सब चार पार्ट्स हैं इसके भी अलग अलग, तो वो सबसे बड़ा पोइटिक अचीवमेंट है टी एस इलियट के पेन से निकला गया। विच क्रिटिक accused इलियट ऑफ एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस एंड कैनन मैनिपुलेशन? ये एक नया टर्म है। एंग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि इनको लगता था, जो क्रिटिक हैं इसमें ऑप्शन में, इनको लगता था कि इलियट अपनी पहचान को लेकर बहुत ज्यादा सजग थे, कॉन्शियस थे, जिसकी वजह से वो ही वॉज लाइक सफरिंग फ्रॉम एग्जाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, कि कहीं उनका इन्फ्लुएंस कम ना हो जाए उनके वर्क्स पर और तमाम चीजों पर, मतलब दूसरे लोगों पर उनके वर्क से। तो ये एक्यूजेशन लगाया है किसने? एफ आर लेविस, हेराल्ड ब्लूम, मैथ्यू आर्नल्ड एंड एडमंड विल्सन। तो ये दिखा है हेराल्ड ब्लूम को। उनको लगा है कि इलियट कुछ ज्यादा ही कॉन्शियस थे, दैट्स व्हाई ही वाज सफरिंग लाइक एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस। I.A. Richards saw Eliot's work as sentimental excess, a corrective to romantic looseness, a rejection of classicism, a revival of epic poetry। तो जो रोमांटिक लूजनेस थी उस युग में पोइट्री में, उसको ठीक करने वाले वर्क हैं टी एस इलियट के, ऐसा आई ए रिचर्ड्स को लगता है। इलियट बिकेम अ ब्रिटिश सिटीजन इन 1927 में वो पूर्ण रूप से ब्रिटिश सिटीजन बन गए थे। What was Ezra Pound's role in the Wasteland? Inspiration only, heavy editing, removing nearly half the draft, translating Latin passages, writing the fire sermon section। तो लिखा तो कुछ नहीं है लेकिन एडिटिंग बहुत हैवी वाली की है, धांसू एडिटिंग की है एजरा पाउंड ने, जिसमें उन्होंने आधी पोएम के कंटेंट को हटा दिया है। तो हम लोगों को इनको थोड़ा सा थैंक्स बोलना चाहिए कि अगर ना हटाते सोचो तो और कितनी बड़ी पोएम होती। अभी इतनी बड़ी पोएम है सोचो, पांच पांच सेक्शंस में, और सब में इतने एक एक लाइन में 10-10 रेफरेंसेस मिलते हैं हमें। तो अगर इन्होंने ना किया होता ये सब कुछ तो और ज्यादा लंबी पोएम होती। तब तो कहो कि पीजीटी की तैयारी में हम वेस्टलैंड में ही घुस के उसी बंजर भूमि में ही घूमते रहते और कुछ नहीं पढ़ पाते। तो थैंक्स टू इजरा पाउंड मेरी तरफ से भी। When was Prufrock and other observations published? अभी जस्ट पहले मैंने बताया था 1917 was the year when he published Prufrock and other observations, और यहीं से फेमस होना शुरू हो गए थे। It was the beginning of his fame and popularity. When was the Wasteland published? कब पब्लिश की गई थी? 1915, 1922, 25। 1922 में ये पब्लिश की गई थी। इसके अलावा एक और मॉडर्निस्ट वर्क पब्लिश हुआ था, यूलिसिस जो नॉवेल था, किनका था? जेम्स जॉयस का। ये भी एक मॉडर्निस्ट नॉवेल कहा जाता है। ये दोनों लगभग उसी ईयर में पब्लिश हुए, दोनों ही मॉडर्निस्ट वर्क्स हैं और काफी टफ माने जाते हैं। डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स बिलोंग्स टू, किसने कहा है, कहाँ से आया है? जेरोशियन, प्रूफरोक, सुइनी इरेक्ट एंड फोर क्वार्टेट्स। तो ये प्रूफरोक कहता है, इसका ही मोनोलॉग है कि क्या डू आई डेयर कई बार इस्तेमाल होता है कि क्या वो किसी लड़की को, जहां वो पब में जाता है घूमने, वहां किसी महिला को प्रपोज कर पाएगा? क्या वो कुछ कह पाएगा? तमाम बातें उसके मन में आती रहती हैं। डू आई डेयर these fragments I have showed against my ruins is a famous line from Ash Wednesday, The Hollow Man, The Wasteland, and Four Quartets।
the wasteland. I will show you fear in a handful of dust. It's found in the wasteland, Ash Wednesday, Sweeney Agonistics and Little Gidding. तो ये वेस्टलैंड से ही है, मैंने आपको भी बताया ही था कि अगर चाहे कोई पेपर सेटर तो 100 क्वेश्चन आराम से बना देगा द वेस्टलैंड से, फिर भी हम 100 के 100 अच्छे जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि इट्स अ वेरी टफ पोएम. ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड 1915, 1919, 1921, 1925. कब पब्लिश हुआ था ये? 1919 में. 1919 में ये पब्लिश हुआ था, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट. द सैक्रेड वुड 1920 contains essays like Hamlet and his problems, tradition and the individual talent, the metaphysical poets and all of the above. उसके बाद जब जैसे 1919 में पब्लिश जरूर हुआ लेकिन ओवरऑल जो एक कलेक्टिव वर्क में पब्लिश हुआ है तो वो 1920 में, तो इनमें सारे के सारे वर्क 1920 में पब्लिश हुए थे. एलियट्स फेमस फ्रेज डिफिकल्ट पोएट्री फॉर डिफिकल्ट टाइम्स किससे संबंधित है? फोर क्वार्टेट्स, प्रूफ द वेस्टलैंड, मर्डर इन द कैथेड्रल. तो अभी 3-4 बार मैं मेंशन कर चुका हूं कि टफेस्ट पोएम तो दैट इज द वेस्टलैंड. द वेस्टलैंड. इलियट वर्कड एज एन एडिटर फॉर किस कंपनी के लिए काम किया था या किस मैगजीन के लिए काम किया इन्होंने? होगार्थ प्रेस, द क्राइटेरियन, द स्पेक्टेटर, द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट. याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार आउट ऑफ द वे. तो ये हुआ था द क्राइटेरियन के लिए. जब जॉन कीट्स जैसे राइटर्स की सोचिए, ये पूछा जा सकता है कि उन्होंने किस प्रोफेशन के लिए लाइसेंस लिया था और कभी पूरा नहीं किया. तो इस आप याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. द कॉकटेल पार्टी 1949 was awarded Nobel Prize, टोनी अवार्ड, इलियट प्राइज एंड ड्रामा क्रिटिक्स अवार्ड. क्योंकि नोबेल प्राइज जो था उनको ऑलरेडी 1948 में मिल चुका था. 1948 में उनको ऑलरेडी मिल ही चुका था, तो 1949 में फिर से तो नहीं मिलेगा. तो इसको मिला था टोनी अवार्ड. इट वाज अवार्डेड विद द टोनी अवार्ड. द फ्रेज शांति 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 इन द वेस्टलैंड इकोस कहाँ से आया है? हिंदू उपनिषद से, बुद्धिस्ट सूत्रास, क्रिश्चियन लिटर्जी, इस्लामिक प्रेयर्स. तो आया है ये हिंदू उपनिषद से. Which philosopher deeply influenced Eliot's thought? Nietzsche and Bergson, F.H. Bradley and Kant. तो ये F.H. ब्रेडली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे. इनका पूरा नाम था फ्रांसिस हर्बर्ट ब्रेडली. फ्रांसिस हर्बर्ट ब्रेडली इनका नाम था फुल. इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे. ये भी ब्रिटिश राइटर थे. The character Tarsius in the Wasteland is described as the key to the poem, the fragmentary narrator, the modern Christ figure, the chorus. The key to the poem. पोएम को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टायरसियस. वो सारे सेगमेंट्स को इंटरकनेक्ट करता है, कोऑर्डिनेटर का काम करता है. इन द रूम द women come and go talking of Michelangelo is a refrain from the Hollow Man, Prufrock, Ash Wednesday and Gerontian. तो ये लिया गया है प्रूफ्रॉक से. जब वो जाता है पब में, वहां देखता है कि बहुत सारी महिलाएं हैं, बात कर रही है माइकल एंजेलो. कौन था? एक पेंटर था इटालियन, उसके बारे में बात की जा रही है. तो कुल मिला के वो अपने आप को शो ऑफ कर रही है कि हाउ एजुकेटेड एंड हाउ वेल मैनर्ड एंड हाउ इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड कल्चर दे आर, बट दे आर जस्ट लाइक होलो मैन. उनके अंदर कुछ भी नहीं होता. अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, दे आर जस्ट स्पिरिचुअली barren people. Time present and time past are both perhaps present in time future. Occurs in East Coker, Burnt Norton, Little Gidding and Ash Wednesday. तो ये लिया गया है बर्ट नॉर्टन से. बर्ट नॉर्टन यूजीसी नेट में आया हुआ ये क्वेश्चन है. I am not Prince Hamlet, nor was meant to be. It is spoken in the Wasteland, Prufrock, Gerontian and Ash Wednesday. तो ये लिया गया है प्रूफ्रॉक से ही. The idea of poetry as an
स्कैप फ्रॉम पर्सनालिटी इज बोरोड पार्टली फ्रॉम। वैसे तो ओरिजिनली इन्हीं का आइडिया कहा जाता है, लेकिन इन्फ्लुएंस कहाँ से हुए थे? तो ये इन्फ्लुएंस हुए थे मैथ्यू आर्नोल्ड से। मैथ्यू आर्नोल्ड की कुछ क्रिटिसिज्म से ये प्रभावित हुए थे, वहां से इन्होंने इस थियरी को जवाब दिया था, इस थियरी को इजाद किया था, impersonality theory. The Hollow Man was published in 1922, 1925, 1927, and 1930. Correct option is 1925. Which critic regarded Eliot's poetry as corrective to sentimentality? करेक्टिव टू लूज इमोशंस जो था, अभी एक दूसरा क्वेश्चन था ये। करेक्टिव टू सेंटिमेंटलिटी मतलब जो सेंटिमेंटलिज्म चल रहा था, कुछ कह सकते हैं कि विक्टोरियन पोइट्री में थोड़ा सा, उसको करेक्ट किया है किसने? टीएस इलियट ने। ये बात किसको नजर आई है? लेविस, रिचर्ड्स, ब्रूक्स एंड गार्डनर। किसने कहा है ये? इट हैज बीन सेड बाय आई ए रिचर्ड्स। सेंटिमेंटलिटी तो है ही नहीं उनकी कहीं पोएम में। वेस्टलैंड आप पढ़ लीजिए, प्रूफरोक पढ़ लीजिए, बंट नॉर्टन, लिटिल गिडिंग, कोई भी थोड़ा सा पढ़ उठा के देखिए, एक एक लाइन को समझने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ allusions interfused in each line. Eliot was influenced by which French symbolist? फ्रेंच सिंबलिस्ट से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कौन थे वो? वर्लेन, मेलार्म एंड बॉडलेर एंड रिम्बार्ड। तो जो चार्ल्स बॉडलेर, इनका पूरा नाम था चार्ल्स बॉडलेर, इनसे बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे। हम इनको बॉडलेयर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन लेयर नहीं, एक्चुअली ले, बॉडले हम, ठीक है, स्पेलिंग याद रखेंगे, प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर, क्योंकि हम लोग कितना भी करें कुछ ना कुछ वर्ड्स डिफरेंट रहते ही हैं, तो बॉडले बोलेंगे हम इनको। बॉडले से बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे। द टायरसियस फिगर इन द वेस्टलैंड इज बोरोड फ्रॉम। फिगर जो टायरसियस कैरेक्टर है कहाँ से लिया गया है? ग्रीक मिथ से, रोमन एपिक से, बिब्लिकल नैरेटिव एंड मीडिएवल एलिगरी। तो ये लिया गया है ग्रीक मिथ से। ग्रीक मिथोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया है इन्होंने अपनी पोएम्स में। मर्डर इन द कैथेड्रल ड्रामेटाइजेस द मार्टरडम ऑफ। कौन संत हैं जो मारे जाते हैं वहां पर? थॉमस बेकट, थॉमस मूर, आर्क बिशप ट्रैवनर एंड सेंट ऑगस्टिन। तो कौन मारे जाते हैं? थॉमस बेकट। द कॉकटेल पार्टी ड्रॉस पार्टली ऑन। कहाँ से सोर्स, कहाँ से लिया है? सोर्स ना लेकर के आप कहिए कि इन्फ्लुएंस कहाँ से मिला है ऐसी कॉमेडी लिखने का जिसमें कोरस का भी इस्तेमाल किया गया हो। तो यूरिपिडीज, अल्सेस्टिस, सोफोक्लीस, इडिपस एंड एस्कलस, अगामेम्नन एंड एरिस्टोफेंस, फ्रॉग। कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है यूरिपिडीज के अल्सेस्टिस से इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने कॉमेडिक प्ले लिखा है, कॉकटेल पार्टी। और कोरस कौन होते हैं यहाँ पर? जूलिया और पीटर। जूलिया और एलेक्स होता है एक्चुअली। इलियट्स ड्रामेटिक वर्स एक्सपेरिमेंट्स इन्फ्लुएंस्ड। अब इलियट से कौन प्रभावित हुए हैं? लेटर राइटर्स पूछे गए हैं। ईट्स एंड ऑर्डन, बेकट एंड पेंटर, शॉ एंड वाइल्ड, जॉयस एंड वुल्फ। कौन? पिंटर मतलब ये हेरोल्ड पिंटर। ईट्स एंड ऑर्डन, ये लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ईट्स तो इतने डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ऑर्डन को अगर आप पढ़ेंगे, जैसे इनकी पोएम आप पढ़ लीजिए, पिटिशन पढ़ लीजिए, वास्तव में टफ है, कुछ कुछ इलियट जैसी मिलती जुलती है। ये भी एल्यूजन्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑर्डन, डब्ल्यू एच ऑर्डन। और भी जो इनकी पोएम्स हैं उनमें काफी कुछ सिमिलरिटी दिखती है। जब पढ़ो आप तो मॉडर्निज्म के बहुत सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, फ्रैगमेंटेशन एंड इंटरफ्यूजन ऑफ एल्यूजन्स, तमाम चीजें दिखाते हैं ये भी इलियट से इंस्पायर होकर। इलियट वंस डिस्क्राइब्ड हिमसेल्फ एज a reformer in literature, classicist in literature, royalist in politics, and Anglo-Catholic in religion, romantic rebel and literary radical। तो क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर इन्होंने बोला था, क्लासिसिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। रॉयलिस्ट, रॉयल पार्टी, इनको जो रॉयलिस्ट मतलब आउटलुक था पॉलिटिकल वो था। एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, रिलीजन में भी कैथोलिक धर्म को, जैसे क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो हैं, तो ये कैथोलिक धर्म सेगमेंट को फॉलो करते थे। इलियट वॉज अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट, नोबेल प्राइज मिला था इनको 1948 में। ये वाला जो ईयर है, इट इज फॉर नोबेल प्राइज। और जो ऑर्डर ऑफ मेरिट है, ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट अवार्ड्स इन ब्रिटिश।
गवर्नमेंट वो कब मिला था? 1946 में। इट वाज गिवन इन 1946। विच एलियट प्ले वन द 1950 टोनी अवार्ड? अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था। इट वाज गिवन फॉर द कॉकटेल पार्टी। क्योंकि मर्डर इन द कैथेड्रल तो ये 1935 में ही आ गया था और कॉकटेल पार्टी 1949 में आया है, तो 50 की बात की गई है तो कॉकटेल पार्टी। The central paradox in four quartets is time as both destructive and redemptive, death as an illusion, art as greater than religion, history as meaningless। तो जो सेंट्रल पैराडॉक्स है, विरोधाभासी चीजें हैं, वो हैं टाइम डिस्क्रिप्टिव भी है और रिडेम्पटिव भी है, मतलब मोक्ष भी दान करेगा और डिस्ट्रक्ट भी करेगा, बर्बाद भी करेगा। Who said of Eliot that he is the representative poet of our age, expressing the sense of disillusionment and spiritual barrenness? Matthew Arnold, F.R. Lewis, I.A. Richardson, Hugh Kenner। तो ये कहा गया है ह्यू कैनर के द्वारा। अब ये जो डिसइल्यूजनमेंट की थीम है मॉडर्न सिविलाइजेशन की या मॉडर्न जनरेशन की, इलियट से अच्छा कोई भी डिस्क्राइब नहीं करता। उनकी हर पोएम में ये सेंस ऑफ डिसइल्यूजनमेंट जरूर मिलेगा। The epigraph to the love song of J. Alfred Prufrock is taken from which literary works? J. Alfred Prufrock में भी एक एपिग्राफ इस्तेमाल किया है, वो कहाँ से लिया है इन्होंने? The Divine Comedy by Dante Alighieri, Paradise Lost by John Milton, Inferno by Dante Alighieri, The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer। तो ये लिया गया है द डिवाइन कॉमेडी बाय डांटे एलिगरी के द्वारा, वहां से लिया गया है अल्फ्रेड प्रुफ्रॉक का एपिग्राफ। हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड इन टी.एस. इलियट्स पोएम द वेस्टलैंड? मैंने बताया था ना, टफ पोएम है। 6 तो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। 6 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं आप देख लीजिए। एक तो इंग्लिश, जो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत जो भी उल्टी सीधी आती है हम ट्राई करते हैं पढ़ने की। एक है लाटिन, एक है फ्रेंच, फ्रेंच का भी इस्तेमाल किया है। एक है जर्मन, एक है संस्कृत जिसमें शांति शांति शांति, और एक है यहाँ पर इटालियन। Italian. So overall, 6 languages have been used by T.S. Eliot in this great poem, The Wasteland. Friends, these were the top 50 questions from T.S. Eliot's various works. I hope you would like video for your upcoming preparations and exams. You can like, subscribe, share the channel if you find it useful. Thanks for watching.